इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक में आपका पुनः स्वागत है। मेरा नाम है विनोद मिया और आप देख रहे हैं त्रिशूल एजुकेशन। जिस टॉपिक की आज हम चर्चा करने वाले हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस टॉपिक का नाम है एडम स्मिथ के आर्थिक विचार। अर्थात एडम स्मिथ के द्वारा कौन-कौन से आर्थिक विचार दिए गए हैं। तो पढ़ाई को आगे शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, उनको बता दें कि हमारे चैनल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ढेरों वीडियो क्या है अपलोडेड हैं। उनको आप देखकर ये फैसला कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि वो आपके लिए कितने हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आगे शुरुआत करते हैं एडम स्मिथ से। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो एडम स्मिथ था उसका जन्म कहाँ हुआ था। तो जो एडम स्मिथ था उसका जन्म 5 जून 1723 को किरकेल्डी स्कॉटलैंड, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है, वहां पर हुआ था। अर्थात वह इंग्लैंड का रहने वाला था। एडम स्मिथ के द्वारा जो पहली पुस्तक आई थी, जो छपी थी, उस पुस्तक का नाम था द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट, जो कि 1759 में क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी। और जब ये किताब पब्लिश हुई या प्रकाशित हुई, छपी, तो ये पुस्तक इतनी प्रसिद्ध हुई कि जिसने कि उसको एक बहुत बड़ा आदमी बना दिया। इससे उसको बहुत ख्याति मिली और उसके बाद जब उसने अगली पुस्तक लिखी, ठीक है, और जब उसको क्या किया, प्रिंट किया, तो उसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। हिंदी में इसको पढ़ेंगे राष्ट्रों का धन, जिसका जो प्रकाशन हुआ था, जो छपी थी, वो छपी थी 1776, 1776 में ये किताब उसने छापी थी। और इसी किताब में उसने अपने आर्थिक विचार दिए हैं और इसी बुक में उसने जो अर्थशास्त्र के उससे पहले के जो विचार थे अर्थशास्त्र के संबंध में, उनको इकट्ठा करने का काम किया। अर्थात अर्थशास्त्र के सिलेबस को विधिवत रूप से इसमें उसने संगठित किया, जिस कारण से उसे अर्थशास्त्र का पिता, जनक या फाउंडर कहा जाता है। इसकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी, उच्च शिक्षा, अर्थात किसकी, एडम स्मिथ की, हुई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ग्लासगो यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड में हुई थी। और जब इसकी दूसरी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस आई, तो पहली पुस्तक ने तो उसको बहुत फेमस कर दिया था, बहुत हिट कर दिया था। लेकिन जब ये पुस्तक उसकी छपी, तो उससे भी और ज़्यादा इस पुस्तक ने उसको क्या कर दिया, प्रसिद्ध बना दिया। तो जब ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1776 और इस समय चल रहा है 2024, तो दोनों को घटा दें, 2024 को इस घटा दें, तो लगभग 248 साल पहले ये पुस्तक छपी थी, जबकि उसने अर्थशास्त्र की नींव डाली थी। यह क्लासिकल स्कूल या संस्थापित संप्रदाय का क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है, परंपरावादी अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। तो एडम स्मिथ के द्वारा कौन-कौन से आर्थिक विचार दिए गए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है श्रम का महत्व एवं श्रम विभाजन। श्रम का महत्व एवं श्रम विभाजन। एडम स्मिथ ने उत्पादन के साधनों में सबसे ज्यादा जो महत्व दिया है, वो किसको दिया है, श्रम को दिया है। और श्रम कौन करता है, श्रम आदमी करता है, इंसान करता है, जिसके द्वारा वो क्या करता है, वस्तुओं का उत्पादन करता है, सेवाओं का उत्पादन करता है। मानवीय क्रियाएं, अर्थात इंसान के द्वारा जो आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, कि जिसके द्वारा उत्पादन संभव होता है वस्तुओं और सेवाओं का, जो कि व्यक्तियों की, आम लोगों की, देश के लोगों की क्या करती है, आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का काम करती हैं। तो जो ये उत्पादन संभव होता है, ये जो करता है, वह श्रम करता है। लेकिन कौन श्रम अच्छा काम कर सकता है, इसकी बात उसने की है कि श्रम का कुशल और दक्ष होना बहुत ज़रूरी है। अर्थात श्रम कौन कर रहा है, श्रमिक। तो श्रमिक को कैसा होना चाहिए, काम करने में होशियार होना चाहिए, उसमें निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए, मतलब वो एक्सपर्ट होना चाहिए। ऐसे श्रम की उसने बात की है। इसी में उसने बात की है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का अर्थ होता है कार्यों का विभाजन। जैसे आपका कॉलेज है, स्कूल है, वहाँ पर जो टीचर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, एक ही शिक्षक या एक ही टीचर सारे सब्जेक्टों को नहीं पढ़ाता है। यदि एक ही टीचर सारे सब्जेक्टों को पढ़ाने लग जाएगा, तो वह किसी भी विषय में निपुण नहीं हो सकता है, अर्थात एक्सपर्ट नहीं हो सकता, थोड़ा-थोड़ा जानेगा, ठीक है? और उसका जो प्रभाव पड़ेगा, वह स्टूडेंट पे पड़ेगा, अर्थात वो भी उसी की तरह होशियार बन जाएँगे। इसलिए क्या करना पड़ता है, जब बड़े पैमाने पर
क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन करना पड़ता है वस्तुओं और सेवाओं का, तो कार्यों का विभाजन करना पड़ता है। अलग-अलग व्यक्तियों को टीम में कार्य देना पड़ता है और उसके बाद जितना कार्य हुआ उसको सबको जोड़ दिया जाता है, तब जाके एक वस्तु बनती है। जैसे वाहन निर्माण उद्योग की बात करें, कार निर्माण उद्योग की बात करें, तो ग बॉडी बनाने वाला अलग फर्म होती है, टायर कहीं और बनते हैं, नट बोल्ट कहीं और बनते हैं, इंजन कहीं और अलग-अलग व्यक्तियों के पास कार्य का विभाजन होता है और उसके बाद कार को जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से कार निर्माण का कार्य एक व्यक्ति से नहीं कराया जाता है, बल्कि अलग-अलग व्यक्तियों से कराया जाता है। इससे होता क्या है कि उनकी कार्यकुशलता बढ़ती है। माना कोई व्यक्ति टायर ही टायर बना रहा है, कोई नट नट बोल्ट बना रहा है, कोई इंजन ही इंजन बना रहा है, तो उस काम करने में वो क्या हो जाएगा, कुशल हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, जल्दी उस काम को करेगा। तो इससे क्या होगी, समय की बचत होगी। फिर आविष्कार को भी जन्म मिलेगा। कैसे मिलेगा आविष्कार को जन्म? यदि व्यक्ति एक काम कर रहा है, उसको कठिनाई हो रही है, तो वो दूसरा तरीका ढूँढेगा कि मैं इस काम को किस प्रकार से सरलता से कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, नए-नए आविष्कारों का भी जन्म होता है। ऐसा किसने कहा है? एडम स्मिथ ने कहा है। दूसरा उसका लेते हैं प्रकृतिवाद तथा आशावाद। प्रकृतिवाद में उसने कहा है कि आर्थिक संस्थाओं का जो जन्म होता है, वह स्वतः होता है। जो आर्थिक संस्थाएँ हैं, वह कैसे बनती है? अपने आप बनती है। उनका निर्माण या स्थापना सरकार द्वारा नहीं की जाती है, समय के साथ-साथ वो अस्तित्व में आ जाती हैं। ऑटोमैटिक उनका जन्म होता है। अब कौन-सी हो सकती है? जैसे श्रम विभाजन। बहुत पहले जब धरती पर इंसान आया था, तो श्रम विभाजन का तो कोई काम ही नहीं था। लेकिन जैसे-जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता चला गया और इकोनॉमी ने आकार लिया, ठीक है? तो एक ही व्यक्ति एक काम नहीं करने लग गया, अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग काम करने लगे, तो श्रम विभाजन अस्तित्व में आया। ओके जी, इस प्रकार से मुद्रा का आविष्कार किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं किया, यह राज्य ने उसकी स्थापना कर दी है। वस्तु विनिमय की जो कठिनाइयाँ, उनका निराकरण करने के लिए मुद्रा स्वतः आई। इसी प्रकार से पूँजी का भी आविष्कार स्वयं हुआ और माँग और पूर्ति का सिद्धांत भी क्या हुआ, धीरे-धीरे अपने आप बनता चला गया। समय के साथ किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा उसकी स्थापना नहीं की गई। इसी प्रकार से जनसंख्या एवं मज़दूरी, यदि देश की जनसंख्या क्या रहती है, तेज़ी से बढ़ती है, ठीक है? यदि ज़्यादा होती है, तो क्या होगा, मज़दूरी पर क्या असर पड़ेगा? मज़दूरी कम होगी, ठीक है जी? और यदि जनसंख्या कम होती है, तो मज़दूरी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये माँग में कमी और वृद्धि के कारण होती है, तो ये भी स्वतः चलता रहता है। तो कुल मिलाकर ये जो उसने तरीके बताए कि आर्थिक संस्थाओं का जन्म स्वतः होता है, जैसे श्रम विभाजन, मुद्रा पूँजी इत्यादि की बात मैंने की। इसको कहा उसने प्राकृतिक तरीके से इन चीज़ों का क्या होता है, विकास होता है और ये विकास किस कारण से होता है? निजी स्वार्थ। क्योंकि जो एडम स्मिथ ने माना है कि व्यक्ति जो होता है, वह निजी स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर कार्य करता है। लेकिन उसी के इस कार्य के कारण कुछ अदृश्य शक्तियाँ भी छुपी रहती हैं। कोई निजी कार्य करता है, अपने लाभ के लिए करता है। तो जब सभी व्यक्ति क्या करेंगे, अपने लाभ के लिए काम करते हैं, ठीक है जी। तो उससे का जो असर होता है समाज के अन्य व्यक्तियों को भी देखने को मिलता है। माना कि जिनको जो व्यापारी थे, उनको मुद्रा की ज़रूरत पड़ी, ठीक है? मुद्रा का आविष्कार हुआ, लेकिन वो तो केवल अपना विकास करना चाह रहे थे। लेकिन उसका प्रभाव आगे जाकर जन सामान्य के काम में भी क्या मुद्रा आने लग गई है। तो अदृश्य शक्तियाँ वो होती हैं, यहाँ पर एडम स्मिथ के विचारों में आता है कि जिसका विकास आदमी नहीं करना चाहता है, क्योंकि व्यक्ति तो स्वयं का विकास करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाना चाहता है, लेकिन ऐसा करते-करते जब सभी व्यक्ति ऐसा करते हैं, तो समाज के काम में वह आगे चलकर परोपकार का काम करता है। दूसरा उसका है आशावाद। उसने प्रकृतिवाद और आशावाद दोनों को एक साथ जोड़ने का काम किया है। यदि प्रकृतिवाद की बात कर दी है, तो आशावाद, आशावाद का काम क्या होता है? आशावाद, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप आशा करते हैं कि मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊँ। यदि आप खाना बनाते हैं, तो आप सोचते हैं खाना बहुत स्वादिष्ट बन जाए, ओके जी। यदि आप कोई भी कार्य करते हैं, तो उससे आप क्या करते हैं? लाभ की इच्छा करते हैं, वही होता है आशावाद। तो आशावाद को उसने प्रकृतिवाद से जोड़ा। उसने कहा कि मनुष्य जो काम निजी स्वार्थ से करता है या ये श्रम विभाजन, मुद्रा ये इत्यादि जिन संस्थाओं का निर्माण क्या हुआ है, स्वतः हुआ है, ऑटोमैटिक हुआ है, ये क्या होती हैं? ये मनुष्य के लिए कल्याणकारी होती हैं। क्या होती हैं? मनुष्य के लिए कल्याणकारी होती हैं। ये देश में धन संपदा, वैभव को लाने का काम करती हैं। ये इसका आशावाद हो गया। थर्ड है उसका आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता की उसने बात की। आर्थिक स्वतंत्रता का मीनिंग हुआ, अभी इसको पहले यहाँ पे जानने देते हैं कि जाने दो रोको मत। ये तो
प्रकृतिवादियों अर्थात फ्रांसीसी अर्थशास्त्रियों का विचार था, जाने दो, रोको मत। उनका कहना था कि व्यक्ति जैसे क्या होता है, स्वतंत्र रूप से पैदा होता है, तो इसलिए उसको कार्य करने में भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो वो काम करना चाहता है, उसको रोकना नहीं है सरकार ने, ठीक है? इसलिए कहा जाने दो, रोको मत। प्राकृतिक नियमों का पालन करना है, जिस प्रकार से प्रकृति ने उसको क्या किया है कि फ्री छोड़ा है, ठीक है? किसी प्रकार की बंदिशें उस पे पहले नहीं थी पैदा होने से, तो उसी प्रकार से बाद में उसी के ऊपर किसी प्रकार की बंदिशें नहीं होनी चाहिए। तो जाने दो, रोको मत, लेज़ेज़ फियर, लेज़ेज़ पासर, ये वाला जो विचार था, ये फ्रांसीसी अर्थशास्त्रियों का था, ठीक है? प्रकृतिवादियों का था और ये विचार एडम स्मिथ ने भी लिया था। तो जो एडम स्मिथ था, वो था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्षधर। किसकी स्वतंत्रता की बात करता था? वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता था। जैसे आप कौन-सा काम करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, इसमें होने वाली स्वतंत्रता। यदि आप टीचर बनना चाहते हैं, टीचर बन सकते हैं। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, बन सकते हैं। आईएएस बनना चाहते हैं, बन सकते हैं। ओके जी, आप क्या बनना चाहते हैं? एक व्यवसायी बनना चाहते हैं, एक राजनीतिज्ञ बनना चाहते हैं, सारे क्षेत्र क्या है, खुले हुए हैं। तो इसे कहते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता। इस प्रकार की स्वतंत्रता का जो पक्षधर था, वो कौन था? एडम स्मिथ था। तो प्रत्येक आदमी को क्या होना चाहिए? इच्छानुसार काम करने की स्वतंत्रता। प्रत्येक आदमी को काम करने की क्या होनी चाहिए? अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्रता होनी चाहिए राज्य को। इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यहाँ पे लिखा है सरकारी हस्तक्षेप का विरोध। उसने कहा सरकार को इन इच्छाओं के ऊपर, ठीक है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना है, ठीक है। उसने कहा कि जो उद्योग है, व्यापार है, इस ये जो काम है, ये सरकार का नहीं है, इसको आदमी अपना आप करता है क्योंकि व्यक्ति निजी स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर काम करता है। वो प्रॉफ़िट कमाना चाहता है, तो वो करेगा काम को, ठीक है। उसके अंदर प्रेरणा आएगी, मार्केट में कॉम्पिटिशन आएगा, ओके। तो इस प्रकार से वो सरकारी हस्तक्षेप के विरोध में था। उसका कहना था कि व्यक्ति जो काम करना चाहता है उसको करने दीजिए। यदि आपने उद्योग हो गया, व्यापार सारा काम अपने हाथ में ले लिया, तो फिर देश का आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। तो फिर ये बात आती है कि आर्थिक स्वतंत्रता में राज्य का क्या काम है? जब सभी काम व्यक्तियों ने ही करना है, तो राज्य क्या काम करेगा? तो राज्य के कार्यों के बारे में उसने कहा कि राज्य का पहला काम है, जो बाह्य आक्रमणों होते रहते हैं, ठीक है? उससे देश की रक्षा करना या आंतरिक भाग में भी क्या होती है, हलचलें होती रहती हैं, ठीक है? उपद्रव होते रहते हैं, शांति व्यवस्था बनाए रखने का पहला काम जो है, वह राज्य का है। दूसरा काम है न्याय व्यवस्था को बनाए रखना। यदि किसी का शोषण होता है, ठीक है जी? या किसी के ऊपर अत्याचार किया जाता है, तो उस काम को ठीक करने का जो काम है, वो किसके द्वारा किया जाएगा? वह राज्य के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा अगला काम उसने कहा, राज्य को ऐसी संस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए, जो व्यक्तिगत तौर पे स्थापित नहीं हो सकती। सड़कों का निर्माण करना चाहिए, ठीक है? ये काम सरकार कर सकती है। डाकघरों का निर्माण सरकार कर सकती है। सिंचाई के साधनों का निर्माण सरकार कर सकती है, अर्थात नहरों का विकास सरकार कर सकती है। ये काम सरकार करेगी। बाकी जो सारे काम हैं, वो कौन करेंगे? वो देश में रहने वाले लोग करेंगे और उनके कार्यों में सरकार को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कोई भी या किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये हो गई आर्थिक स्वतंत्रता। अगला है स्वतंत्र व्यापार, अर्थात जो एडम स्मिथ था, वो स्वतंत्र व्यापार नीति का समर्थक था। उसका कहना था कि चाहे वो देश के अंदर व्यापार होता है, जिसे कि घरेलू व्यापार कहते हैं, चाहे वो विभिन्न देशों के बीच व्यापार होता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, इस व्यापार पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध सरकार की तरफ से नहीं लगाना चाहिए। ओके? तो कुल मिलाकर वो था संरक्षणवाद का विरोध करता था। उसने कहा ऐसा नहीं है कि आपने व्यापार पर रोक लगा दी, उद्योग-धंधों के विकास पर जो बाई फैक्ट्री विदेशों की आ रही है, उस पे रोक लगा दी, तो इसे कहते हैं संरक्षण, कि घरेलू उद्योगों का संरक्षण करो, ठीक है? और बाहर वाले उद्योगों को नहीं आने दो। तो उसने कहा संरक्षणवाद नहीं करना है, उसने कहा मार्केट को ओपन रखो, ठीक है? फ्री ट्रेड पॉलिसी होनी चाहिए, ओके। तो आगे उसने क्या कहा, यहीं पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लाभ सिद्धांत उसने देने का काम किया। क्योंकि जब वो फ्री ट्रेड की बात कह रहा है कि जो आयात और निर्यात किया जा रहा है, उसमें सरकार को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फ्री ट्रेड या विभिन्न देशों के बीच व्यापार को होने देना चाहिए और वो जो व्यापार है, वो स्वतः क्या होगा, नियंत्रित होगा। उसको सरकार को उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए उसमें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लाभ सिद्धांत उसके द्वारा दिया गया है। उसने कहा जो वस्तु कोई देश बहुत ही सस्ती अपने देश में बना सकता है, उसको बना लीजिए। लेकिन वही वस्तु अपने देश में बहुत महँगी पड़ रही है और किसी दूसरे देश में वो सस्ती पड़ रही है, तो उन्हें देश में मत बनाइयो, वहीं दूसरे देश से उसको खरीद कर लाओ। तो इस प्रकार से
संक्षेप में उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ये निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत कहता है। नेक्स्ट है मूल्य का सिद्धांत भी उसने दिया है। मूल्य के सिद्धांत में उसने मूल्य को 2 भागों में बाँटने का काम किया है। एक बताया उसने उपयोग मूल्य और दूसरा बताया उसने विनिमय मूल्य। तो उपयोग मूल्य क्या होता है और विनिमय मूल्य क्या होता है? तो उसने क्या कहा, जिस वस्तु का क्या होता है सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, सबसे ज़्यादा उपयोगी है जो मनुष्य के लिए, जिससे सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है और जिसके बिना आदमी ज़िंदा भी नहीं रह सकता है, ऐसी वस्तु है, ठीक है? उसका जो विनिमय मूल्य होता है, वह कम होता है, ठीक है जी? और जिस वस्तु का क्या होता है, विनिमय मूल्य होता है, उसकी उपयोगिता कम होती है। विनिमय मूल्य अधिक होता है, उसका विनिमय मूल्य क्या होता है? अधिक होता है, लेकिन उसकी उपयोगिता क्या होती है? कम होती है। तो इस प्रकार से मूल्य को उसने 2 भागों में बाँटा, उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य। उपयोग मूल्य में जैसे पानी है, तो नदी में पानी बहुत सारा बह रहा है, ठीक है जी? इसी प्रकार से हवा है भी क्या है? फ्री की है, पानी भी फ्री की है। तो यदि इसका मूल्य देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। यदि नदी के किनारे कोई बैठा हुआ है, ठीक है जी? ये किसी झील के किनारे कोई बैठा है, झरने के किनारे बैठा है, आनंद से पानी पी सकता है। ओके, यदि उसको प्यास लग गई, तो पैसा तो उसको देना नहीं पड़ रहा है। तो इस प्रकार से उपयोगिता तो पानी की बहुत ज़्यादा है। बट उसकी जगह यदि हम हीरे की बात कर लें, सोने की बात कर लें, तो उसका जो विनिमय मूल्य है, वो ज़्यादा है। ठीक है? सोना यदि हम वर्तमान में बात करें, यदि हम 10 ग्राम सोना हमें खरीदना है, तो कितने का पड़ेगा भाई? कम से कम 75,000 के आस-पास पड़ रहा है, 10 ग्राम, ठीक है जी? और किलो की बात कर रहे हैं करेंगे, तो वो कहीं जाके आगे पड़ेगा। लेकिन किसी व्यक्ति के पास 1 किलोग्राम सोना है और वो कहीं फँस गया, उसको पानी नहीं मिल रहा है, वो तड़प रहा है प्यास से, तो क्या सोना खाएगा? क्या उसकी जान बच जाएगी? नहीं। तो इस प्रकार से जिन वस्तुओं का क्या होता है, उपयोग मूल्य ज़्यादा होता है, उनका विनिमय मूल्य कम होता है, ठीक है जी? और जिनका उपयोग कम होता है, जिनकी उपयोगिता कम होती है, उनका विनिमय मूल्य क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे हमने सोना और हीरे का मूल्य कहा, लेकिन पानी का उपयोग जो है, मूल्य बहुत ही कम होता है, ठीक है जी? उपयोग मूल्य कम होता है, लेकिन उपयोगिता इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ऐसे भोजन के अंदर भी होती है, ठीक है जी? इसके अलावा उसने श्रम का मूल्य सिद्धांत भी देने का काम किया, ठीक है जी? और इसी के साथ उसने क्या किया, मूल्य का लागत सिद्धांत को भी देने का काम किया है। किसने? एडम स्मिथ के द्वारा। सीख लेते हैं, पूंजी एवं विनियोग का सिद्धांत। पूंजी और विनियोग का सिद्धांत उसने देने का काम किया है। तो पूंजी को उसने किसे माना है? तो उसने कहा है पूंजी बचत का भाग होता है। यानी कि जो समाज के लोग या देश के रहने वाले लोग जो बचत करते हैं, ठीक है? वह क्या होता है? वह कहलाता है पूँजी। यानी कि जो बचत की जा रही है, वह पूँजी के अंतर्गत आएगी। फिर उसने बचत को 2 भागों में बाँटने का काम किया है। पहला भाग बोला श्रमिकों को रोज़गार, जो बचत उत्पादन कार्यों में प्रयोग की जाती है, अच्छा जिसका निवेश किया जाता है, जिससे श्रमिकों को रोज़गार मिलता है, ठीक है? वह बचत कहलाएगी पूँजी। उसको उसने पूँजी अर्थात वास्तविक अर्थों में श्रमिकों को जिससे रोज़गार मिलता है, अर्थात जिससे उत्पादन कार्यों पर खर्च किया जाता है, बचत का जो भाग, वह क्या कहलाएगा? पूँजी कहलाएगा। दूसरा कहा उपभोग पर खर्चा, और जो बचत क्या की जाती है, खाने-पीने की चीज़ों पर खर्च कर दी जाती है, वह उसने कहा पूँजी नहीं है। तो कुल मिलाकर पूँजी कौन-सा हुआ उसके अनुसार, कि जिस बचत का आदमी के द्वारा, इंसान के द्वारा क्या किया जाता है? विनियोग किया जाता है, जिससे श्रमिकों को काम मिलता है या रोज़गार मिलता है। अब उसने पूँजी को 2 भागों में बाँटने का काम किया। एक होती है चल पूँजी, मतलब जो जल्दी से खत्म हो जाती है, जैसे कच्चा माल हो गया, ठीक है? रुपए-पैसे जैसे किसी व्यक्ति के पास आते हैं, जल्दी से क्या हो जाते हैं? चले भी जाते हैं। तो इस प्रकार का ये हुई चल पूँजी, जो जल्दी से क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। और दूसरा होता अचल पूँजी, जो लंबे समय तक चलती है, दूसरे को हम उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। जैसे भूमि हो गया, भवन हो गया, ठीक है? इस प्रकार की पूँजी को उसने बाँटने का काम किया है, चल पूँजी और अचल पूँजी। अब उसने कहा कि जो पूँजी है, उसका प्रयोग कहाँ करना चाहिए, कहाँ फ़ायदेमंद है? उसने कहा कि पूँजी कृषि, उद्योग और व्यापार में लगनी चाहिए। किसमें लगनी चाहिए? पूँजी। कृषि में लगेगी तो कृषि का विकास होगा, उद्योग में लगेगी, उद्योगों का विकास होगा, व्यापार में लगेगी तो व्यापार का विकास होगा। तो अलग-अलग जगह व्यक्तियों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाएगा। लेकिन उसने कहा कि सबसे ज़्यादा जो लाभ देने वाला है, जिससे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, वह कृषि से होने वाला है। अर्थात पूँजी का विनियोग कहाँ करना चाहिए, निवेश कहाँ करना चाहिए? किसी व्यक्ति को वह करना चाहिए आपका कृषि में, उसके बाद उद्योग और उसके बाद वो व्यापार को ले सकता है। नेक्स्ट है वितरण का सिद्धांत।
क्या आता है? वितरण का सिद्धांत। वितरण के सिद्धांत में वैसे हम पढ़ते क्या हैं कि उत्पादन के साधनों के द्वारा किसी वस्तु को बनाया जाता है, ठीक है? तो उस वस्तु को बनाने में सभी लोगों ने योगदान दिया है, तो उनको कितना-कितना पैसा मिलना चाहिए, ठीक है? भूमि को क्या मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, ठीक है? श्रम को कितना मिलना चाहिए, पूँजी को कितना मिलना चाहिए, ब्याज को क्या हिस्सेदारी है उसकी होनी चाहिए, कितने-कितने रुपए उनको मिलना चाहिए, तो वह वितरण का सिद्धांत कहलाता है। तो एडम स्मिथ का वितरण का जो सिद्धांत है, उसने उत्पादन के 3 साधन माने हैं, भूमि, श्रम और पूँजी, ठीक है? भूमि, श्रम और पूँजी उसके अनुसार ये उत्पादन के 3 साधन हैं और इन 3 साधनों के सहयोग से ही किसी वस्तु का क्या होता है? उत्पादन होता है। तो इनके बीच पैसों का वितरण कैसे किया जाए? अर्थात भूमि को मिलता है लगान, ठीक है जी। श्रम को क्या मिलती है? मज़दूरी मिलती है और जहाँ उसने पूँजी, पूँजी को उसने कहा लाभ मिलता है, ठीक है? यहाँ तो पूँजी को क्या पढ़ते हैं? ब्याज के रूप में, लेकिन उसने पूँजी को मिलने वाले लाभ या पुरस्कार को उसने कहा लाभ कहा, तो लगान, ठीक है? तो लगान क्या होता है? उसके अनुसार कि जब व्यक्ति क्या करता है, किसी भूमि पर खेती-बाड़ी करता है, ठीक है? तो पहले तो भूमि निःशुल्क होती है, फ्री की होती है, लेकिन उसे कुछ न कुछ अदा करना पड़ता है। तो वह लगान होती है, अर्थात उसे कीमत चुकानी पड़ती है, ओके? तो यहाँ पर भी बात ये आ रही है कि लगान केवल भूमि में ही उत्पन्न हो रहा है। इसी में उसने दूसरे भाग में क्या कहा है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि किराए की भूमि पर क्या करते हैं, या ज़मीन पर खेती करते हैं, तो उनके द्वारा जो मालिक है ज़मीन का, उसको जो पैसे दिए जाते हैं, वो क्या कहलाता है? लगान कहलाता है, ओके? मज़दूरी, मज़दूरी कितनी होनी चाहिए किसी व्यक्ति को, ठीक है? जो श्रमिक है उसको कितनी मज़दूरी मिलनी चाहिए, तो उसके लिए उसने 2 सिद्धांत यहाँ पे दिए हैं, जीवन निर्वाह सिद्धांत और मज़दूरी कोष सिद्धांत। तो कुल मिलाकर मज़दूरी कितनी होनी चाहिए, उसका मानना क्या है, यहाँ पे ले लेते हैं कि जीवन निर्वाह सिद्धांत। जीवन निर्वाह सिद्धांत क्या कहता है कि जो कोई व्यक्ति है और उसका जो परिवार है, उसको अच्छा जीवन जीने के लिए कम से कम कितने धन की ज़रूरत पड़ रही है, उतनी उसकी क्या होनी चाहिए, मज़दूरी होनी चाहिए। ये जीवन निर्वाह सिद्धांत है। दूसरा मज़दूरी कोष का सिद्धांत। मज़दूरी कोष का सिद्धांत क्या कहता है कि कितना कोष है, ठीक है? कितना धन है देश के पास या लोगों के पास जो रोज़गार दे सकते हैं, उसी कोष के आधार पर मज़दूरी सेट की जाएगी, निर्धारित की जाएगी। यदि कोष ज़्यादा है, तो मज़दूरी ज़्यादा होगी, यदि कोष कम है, तो मज़दूरी क्या होगी, कम होगी, ओके? तो इस प्रकार से भूमि, श्रम, पूँजी, ठीक है? इन तीनों के सहयोग से ही किसी वस्तु का क्या होता है, उत्पादन संभव हो पाता है। इसी में है राजस्व संबंधी विचार। अब राजस्व में क्या आता है कि सरकार को पैसा कहाँ-कहाँ से मिलता है, जिससे कि वह सामान्य राज-काज कर सकें, सरकार अपना काम चला सकें। तो सरकार के पास आय के जो साधन हैं, उसको रखा उसने राजस्व संबंधी विचार में। तो राज्य के पास क्या होता है, अपनी भूमि है, संपत्ति है, पूँजी है, यहाँ से उसको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। लेकिन उसके बाद आता है टैक्स की बात आता है, ठीक है? टैक्स की बात आती है किसके अनुसार? एडम स्मिथ के अनुसार कि टैक्स से क्या होती है, सरकार को आय प्राप्त होती है या टैक्स क्या करना चाहिए, सरकार को जनता पर लगाना चाहिए। तो उसके द्वारा क्या दिया गया है? करारोपण के सिद्धांत दिए गए हैं, जो उसने तब दिए थे, ठीक है? और आज भी इस प्रकार के सिद्धांत क्या हैं, माने जाते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। कौन-कौन से सिद्धांत दिए उसने? समानता का सिद्धांत, निश्चितता का सिद्धांत, मितव्ययता का सिद्धांत, सुविधा का सिद्धांत। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत उसने दिए हैं करारोपण के संबंध में। कि यदि किसी व्यक्ति पर, यदि समाज में रहने वाले लोगों पर या देश के लोगों पर जब टैक्स लगाया जाता है, तो उसमें क्या देखना है? समानता देखनी है। टैक्स ऐसा नहीं कि सब पे एक समान जैसा लगाना है, बल्कि ये देखना है कि एक समूह में, दूसरे समूह में किस प्रकार की आय वाले लोग हैं, उसी प्रकार का टैक्स उन पे लगना चाहिए। यदि कम आय वाले हैं, तो उन पे कम लगना चाहिए, अधिक आय वाले हैं तो उन पे अधिक लगना चाहिए। निश्चितता का सिद्धांत, कितना टैक्स क्या होगा, किस व्यक्ति ने देना है, पहले से निश्चित होना चाहिए, ठीक है जी। मितव्ययता का सिद्धांत है कि सरकार यदि क्या करती है, टैक्स इकट्ठा करती है, तो उसके बाद कर्मचारी होते हैं, कर्मचारियों पर खर्च किया गया माना बात ₹100 और टैक्स उन्होंने इकट्ठा कर दिया ₹500 का, तो यहाँ पे क्या होगा, फ़ायदा होगा। और यदि सरकार के कर्मचारियों पर खर्चा होता है टैक्स इकट्ठा करने में ₹100 और टैक्स इकट्ठा होता है ₹50, तो ऐसे में घाटा होगा। तो इसलिए उसने कहा मितव्ययता, अर्थात पैसा ज़्यादा आना चाहिए टैक्स से और खर्चा कम होना चाहिए। सुविधा का सिद्धांत, व्यक्ति कब टैक्स दे सकता है, लोग कब टैक्स दे सकते हैं, उस समय टैक्स लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जो कि किसके द्वारा दिए गए हैं, वो दिए गए हैं किसके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा राजस्व संबंधी विचारों में। और
अंतिम जो विचार हम लेते हैं वो है आर्थिक विकास का सिद्धांत, कि किस प्रकार से देश का आर्थिक विकास हो सकता है। तो उसने भी सीपीआई, सीपीआई का अर्थ होता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय को उसने आर्थिक संकेत माना है। तो किस प्रकार से देश का आर्थिक विकास हो सकता है, तो उसने कहा कि विकास कार्यों में सरकार हस्तक्षेप ना करे। विकास का कार्य उसने पहले ही कहा है कि व्यक्ति जो है वो निजी स्वार्थ की भावना से काम करता है। तो प्रत्येक जो व्यक्ति है वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा तो सरकार को करने देना चाहिए। ठीक है जी। और जब वो अपने निजी स्वार्थ के लिए काम करेंगे, वो तन से करेगा, मन से करेगा, धन से करेंगे, ठीक है जी, तो इससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और सरकार यदि उसमें क्या करेगी, इंटरफियर करेगी, विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा देगी, तो इससे क्या होगा कि कार्य सही ढंग से नहीं होंगे और उत्पादन का स्तर क्या होगा, गिर जाएगा। विकास हेतु श्रम विभाजन, श्रम विभाजन हमने यहाँ पे बताया, यदि विकास करना है देश का, बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन करना है, बड़े स्तर पे मास लेवल पर उत्पादन करना है, तो श्रम विभाजन बहुत ज़रूरी है। पूंजी निर्माण, क्योंकि धन की ज़रूरत पड़ती है। किसके लिए? आर्थिक विकास करने के लिए, सड़क बनानी है, स्कूल बनाना है, ठीक है जी, कोई फैक्ट्री लगानी है, धन की ज़रूरत पड़ती है। तो पूंजी निर्माण, तो उसने कहा विवेकपूर्ण बचत, तो पूंजी निर्माण के लिए क्या करना चाहिए? बचत करना चाहिए। जो बचत होगी उससे क्या होगा, निवेश होगा, वही खर्चा किया जाएगा और सब उड़ा दिए तो कुछ नहीं होने वाला है। अगला उसने कहा विकास जो है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक दिन का काम नहीं है। ये हम कह रहे हैं भारत के विकास की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने जो 1951 में था और वही विकास, अर्थात विकास आगे लगातार जारी रहेगा। ठीक है जी। जब तक क्या है, इंसान धरती पर जिंदा है। अगला उसने कहा विकास की एक सीमा होती है। उसने कहा ऐसा नहीं है कि विकास, ठीक है, लगातार, या जैसे हमने कहा चलने वाली चलती रहेगी, लेकिन उसने कहा कि विकास की एक उच्चतम सीमा होगी। ठीक है, एक उच्चतम सीमा होगी, उसके जाने के बाद यदि आपने सारे प्राकृतिक संसाधनों खो डाले, उनका दोहन कर डाला, सब खा पी डाले, तो ठीक है, ऐसी स्थिति में बाद में आर्थिक विकास नहीं होगा, बल्कि उसके बाद मंदी की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर किस-किस आर्थिक विचारों को जानने की कोशिश की। हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की एडम स्मिथ के आर्थिक विचार। तो इन विचारों को आपने क्या कहा करना है, इसी प्रकार से हेडिंग वाइज़ इनको क्या करना है, लिखना है, याद करना है। ठीक है, यदि एक बार में नहीं या होता 2 बार करिए, ठीक है, 2 बार में नहीं होता 3 बार में करिए, 3 में नहीं होता 10 में कर दें, इतने में आ जाएगा। तो आई होप ये वाला जो टॉपिक है आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।